हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं आ गया हूँ आपके सामने वापस एक नए वीडियो के साथ में। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं रिएक्ट। तो रिएक्ट के अंदर आज जो अपन देखने वाले हैं वो है बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द फोल्डर स्ट्रक्चर। तो फोल्डर स्ट्रक्चर को कैसे बेस्ट कर सकते हैं उसमें रिएक्ट ऐप। जब अपन डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं उन्हें उससे पहले अपन को एक फोल्डर स्ट्रक्चर को देखा जाता है, तो वो कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो उसमें कुछ फोल्डर बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है जो कि अपन डिस्कस करेंगे। तो 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, वो अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोल्डर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जब अपन बात करें तो फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे एसआरसी के अंदर एपीआई है, एसएस है, अपना कंपोनेंट है, हुक्स है, लेआउट है, पेजेस है, शागा, सर्विसेज, स्टोर, हेल्पर, थीमिंग और यूटिलिटीज। सो ये सारा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा जाता है। जो जब भी अपन कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं रिएक्ट में, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है फोल्डर स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या होता है ना, कोई भी कोड को मेंटेन करने में इजी रहता है, इसलिए अपन इसका यूज करते हैं। चलिए दूसरा जो है अपने पास वो है क्रिएट कस्टम कंपोनेंट इन फोल्डर। ठीक है, तो जैसा कि अ, अपन कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाते हैं। उसके अंदर जो अपन कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो अपन कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, सेलेक्ट हो गया, है ना। तो इस तरह से अपन जो अपन को जरूरत होती है वो क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रियूजेबल होता है, एक्सेसिबल होता है, मेंटेनेबिलिटी होती है उसमें, है ना, और स्केलेबल होता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट जो आता है वो है डिफाइन ग्लोबल सीएसएस। तो अभी जो अपन बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है ना, जब अपन कोई भी सीएसएस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो ना अपन क्या करते हैं, वहाँ उसके अंदर एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर अपन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप लोग ट्राई टू क्रिएट अ ग्लोबल सीएसएस। वहां पे क्या करिए आप, एक, एक ग्लोबल सीएसएस बनाइए जिसके अंदर आप अपने स्क्रीन के हिसाब से वो सीएसएस राइट कीजिए। ठीक है, वहां पे लिख दीजिए जो भी सीएसएस चाहिए आपको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, आप मीडिया क्वेरी लिखिए और मीडिया क्वेरी के अंदर वो सारी क्लासेस शुड बी द सेम। जो भी क्लास बनाते हो वो सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सीएसएस के अंदर मीडिया क्वेरी लिखना। मीडिया क्वेरी के अंदर आपको इस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग वो क्लासेस सेम होनी चाहिए, बट वैल्यू डिफरेंट हो करनी है आपको। प्रॉपर्टी सेम होगी, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है उसके अंदर। और फोर्थ है अपना क्रिएट कॉमन मॉड्यूल। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी क्रिएट करते हो, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, उसके अंदर ना आप रियूजेबल कस्टम कंपोनेंट बनाइए, आप शेयर्ड स्ट्रक्चर बनाइए, है ना। शेयर्ड कंपोनेंट जिसको बोल सकते हैं आप एचओसी है ना। कस्टम रिएक्ट हुक्स बनाइए और उसके अंदर यूटिलिटी फंक्शंस यूज कीजिए, जिसके अंदर जो बिजनेस लॉजिक्स है वो कांस्टेंट होने चाहिए, जिससे अपन कर सके कुछ। तो इसी तरह से आपको क्रिएट करने हैं वो मॉड्यूल्स और उसको यूज करना है। ठीक है, कुछ कॉमन मॉड्यूल्स आपको क्रिएट करने हैं। तो फिफ्थ जो है अपना कस्टम हुक्स। तो मैं कस्टम हुक्स की बात करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिंक टॉगल बनाया है, जो कि जब भी आप जो भी स्क्रीन यूज कर रहे हो उसमें क्या हो रहा है ना, आपका ये एक हुक जो कि आप यहाँ पे लिखा, ठीक है, अब आपको इसको 10 जगह यूज करना है, आपकी एप्लीकेशन में 10 जगह यूज हो रहा है। तो वो आप अगर कस्टम हुक में नहीं लिखते तो आपको वहां पे 10 फाइल के अंदर वो कोड करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपने हुक बना दिया, उस हुक का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी जहां पे भी आपको यूज करना है उस हुक का नाम दे दीजिए और इसको इंपोर्ट कर दीजिए वहां पे उसकी फाइल में। तो वहां पे आपका ये चल जाएगा। तो ये क्या करता है ना, कोड जो होता है अपन
वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। तो सिक्स्थ पॉइंट है, वो है यूज एब्सोल्यूट इंपोर्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, अपन जो भी आप जैसे इंपोर्ट करते हो, ठीक है, तो वो इंपोर्ट आप कैसे करते हो, आप यू नो डबल डॉट डॉट स्लैश एंड कंपोनेंट, इस तरह से आप लिखते हो, राइट। तो उसके अंदर क्या होता है ना, कभी आप सपोज आपने मिस कर दिया, एक डॉट का दो डॉट कम लिख दिए, या फिर आप ज्यादा इनसाइड चले गए, या आप बाउटर हो, है ना, फोल्डर स्ट्रक्चर से, तो वो क्या होता है ना, प्रॉपर इंपोर्ट नहीं किया किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करने के लिए एक तरीका बताया गया है यहाँ पे। आपको क्या करना है, वहाँ पे ये जो फाइल होती है जेएस कॉन्फिग डॉट जेसन, तो उसके अंदर ना ये बस एक इतना सा स्ट्रक्चर पास करना है, वो बेस यूआरएल जो है उसका एसआरसी, और इंक्लूड करना है एसआरसी को। ठीक है, ये कंपाइलर ऑप्शन होता है, जिसके अंदर आपको ये करना है, और इंक्लूड के अंदर एसआरसी लिखना है बस। तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, और उसके अंदर आपके उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम कंपोनेंट डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो उसको अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है आपको। सातवां जो है अपना, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, फर्स्ट समझिए। तो जब भी आप कोई भी चीज कर रहे हो, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर, और उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, ठीक है, nth लेवल ऑफ कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है ना, डेटा पास करना है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में n तक डेटा पास करना है। तो आप लोग क्या करेंगे उसमें, आप लोग एक कंपोनेंट से पास किया प्रॉप्स, दूसरे में पास किया, तीसरे में पास किया, इस तरह से पास करते हो, राइट। सो वैसा नहीं करना है। यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिस है, वो बोलती है कि आप एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट कीजिए, और उसमें ये चीज ऐड कीजिए, जो कि उसको बोल सकते हैं अपन, ये अवॉइड करता है प्रॉप्स पास करना nth लेवल पे। उसको बोलते हैं, वो प्रॉब्लम्स जो होती है ना, उसको बोलते हैं प्रॉप ड्रेलिंग। सो है ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। सो अपन उसमें मल्टीपल कंपोनेंट में जहां जहां आपको पास करना है, उसको पास कर सकते हैं, और वैल्यू को गेट कर सकते हैं। आठवां जो है, सेपरेट लॉजिक फ्रॉम यूआई। तो यहाँ पे क्या करना है ना, अपन को जो भी लॉजिक लिखते हैं, तो वो क्या होता है ना, अपन कोई भी कंपोनेंट बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या करो, आप लोग ट्राई करो कि छोटे छोटे कंपोनेंट बनाओ उसमें, और अलग अलग से मतलब बनाओ, जैसे कि लेआउट बना दिया आपने, पेजेस बना दिए सेपरेट सेपरेट, उसके व्यूज सेपरेट बना दिए, है ना। तो उस तरह से काम करेंगे तो यह क्या होती है ना, एक बेस्ट प्रैक्टिस है, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं, और उसमें इजी रहता है। कभी भी कोई भी एरर आती है, कभी कोड कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो रिजॉल्व होती है, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लॉजिक लिखने चाहिए और यूआई के। ठीक है, और जो नोवा है, वो है अपना यूज यूटिलिटीज फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक यूटिलिटी का फोल्डर बनाना है। वो फोल्डर जैसे मैंने बताया था फर्स्ट में, अपन यूटिलिटीज जो बनाई है उसमें, ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि यूटिल्स का जो फोल्डर बनाते हैं ना, उसके अंदर क्या होगा, आप जितने यूटिल्स क्रिएट करते हो, जितनी पेजेस बनाते हो, वो उसके अंदर डालो, जो भी फंक्शंस रहेंगे, ठीक है, जो रियूजेबल फंक्शंस है आपके, या फिर कोई भी हेल्पर्स फंक्शन है, या कुछ भी है वहां पे, जो भी पास करे हो, ठीक है, तो वो सारे चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट इसका कोई जरूरी नहीं है, बट मेनली अपन को यूज करना चाहिए, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। और जो लास्ट है अपना, वो है टेस्ट हेल्पर। जो अपना लास्ट है, वो है टेस्ट हेल्पर एंड थीमिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अपन क्या करते हैं, टेस्ट हेल्पर क्या करता है, टेस्ट हेल्पर वो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, कोई भी टेस्ट लॉजिक लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, तो वो चीज है, जैसे डेटा स्टोर बने दिया, मॉक डेटा जो होता है अपना, तो वो टेस्ट करने के लिए वो मॉक डेटा आप उस स्टोर के अंदर डाल दो, तो इजी रहता है कि आप कोई भी चीज करते हो, मॉक डाटा चेंज होता है, आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हो और टेस्ट करते हो प्रॉपरली। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर एक टेस्ट हेल्पर बना के, उसमें स्टोर बना के फिर उसमें डालो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है थीम का, ठीक है, वो थीमिंग यूज कर रहा हूँ, तो कहीं पे कलर कोड आ रहा है, कहीं पे कुछ पैडिंग आ रही है, मार्जिन आ रहा है, मैं जो यूज कर रहा हूँ अपने कंपोनेंट के अंदर, सपोज मैं उसको टेस्ट करता हूँ, तो टेस्ट करते वक्त मेरे को क्या करता है, थीम की जरूरत पड़ती है मॉक डेटा के अंदर पास करने के लिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसको थीम डेटा को एक्सपोर्ट कर देता हूँ वहां पे, तो वो ऑटोमेटिकली चल जाता है वहां पे।
ठीक है। और जो अपना इसके अंदर और है एक, वो है थीमिंग। तो थीमिंग के अंदर क्या होता है ना, जैसे अपन कोई भी सीएसएस पास कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी फॉन्ट वेट, फॉन्ट ये साइज, मेनू वगैरह, जो भी सीएसएस का पार्ट जो होता है वो पास कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है वहां पे, यहाँ पे क्रिएट थीम का यूज करके आप एक थीम बनाओ। थीम बनाने के बाद उसमें जितना जो चाहिए सीएसएस लिख दो, और उसको ना आप थीम प्रोवाइडर के थ्रू आप पास करो उस कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, मेन कंपोनेंट के अंदर। सो आप लोग यहाँ कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये है, होती है अपनी बेस्ट प्रैक्टिस एंड फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग अ बेटर प्रोडक्ट। थैंक यू गाइस, एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।